गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर पिंकी योगी, असिस्टेंट प्रोफेसर फिलोसफी डिपार्टमेंट, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। मैं आपको एमए फाइनल में अप्रोचेस टू वेस्टर्न फिलोसफी पेपर पढ़ा रही हूँ। ये हमारा 5th पेपर है और कंपलसरी पेपर है। आपको 5 पेपर एमए फाइनल में पढ़ने हैं। उनमें से ये अप्रोचेस टू वेस्टर्न फिलोसफी कंपलसरी पेपर है। पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि अस्तित्ववाद क्या होता है, उसका परिचय हमने जानने की कोशिश करी, जिसमें हमने ये बताया कि अस्तित्ववाद एक दृष्टि नहीं है। साथ ही हम ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि ये दर्शन कब शुरू हुआ, किस पृष्ठभूमि में शुरू हुआ। और हमने आगे ये देखा कि अस्तित्ववाद में अस्तित्व शब्द का क्या अर्थ है। अस्तित्ववाद में सबसे ज़्यादा जोर अस्तित्व शब्द पर ही है। उसी कड़ी में आज हम हमारे इंट्रोडक्शन के पार्ट को ही आगे बढ़ाएंगे। वापस ये देखते हैं कि अस्तित्ववादियों का जो मूल सिद्धांत है वो बेसिकली क्या है। थोड़ा सा अगर हमको परिचय पहले हो जाता है तो उसके बाद अगर हम इसके दार्शनिकों को पढ़ेंगे तो हमारे लिए बहुत अजनबी दर्शन नहीं रह जाएगा। जैसे मैंने कल आप लोगों को ही बताया था कि जड़ वस्तुओं का अस्तित्व और चेतन वस्तु के अस्तित्व में फ़र्क होता है। 3 तरीके की सत्ताओं को लगभग सभी अस्तित्ववादी दार्शनिकों ने स्वीकार किया है। एक होता है चेतन सत्ता, अन्य चेतन सत्ता, एक जड़ और एक जिसे अचेतन सत्ता भी कह सकते हैं, और एक अपनी सत्ता, स्वयं की चेतना, अन्य की चेतना और जड़ चेतना। इन 3 चेतन सत्ताओं या इन 3 सत्ताओं के मध्य क्रिया प्रतिक्रिया ही एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अस्तित्ववाद है। अस्तित्ववाद ये बताता है कि जड़ वस्तुएं चेतना युक्त नहीं होती हैं, अन्य चेतन चेतन होता है और खुद जो चेतन होता है वो चेतन होता है। अब हमें ये देखना है कि क्या हम किसी व्यक्ति के मात्र पैदा हो जाने से या उसके जीवन जीने से उसे अस्तित्ववान कह सकते हैं। तो हम कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि कोई नवजात शिशु अगर है तो वो सिर्फ है, हम उसे अस्तित्व युक्त नहीं कह सकते। अस्तित्व युक्त होता है वो किन्हीं परिस्थितियों में। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने स्वतंत्र होने की जो एक भारी दायित्व है, स्वतंत्र होना, अपनी स्वतंत्रता को जब सहन नहीं कर पाता उससे पलायन कर जाता है, या अपनी स्वतंत्रता के होने से जो वेदना या जो कष्ट उत्पन्न होते हैं उनसे पलायन कर जाता है, तो स्वतंत्र नहीं रहता। और कई बार ऐसा भी होता है कि मुझे अपने अस्तित्व का बोध होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पूरी उम्र चले। हो सकता है किसी समय मुझे अपने अस्तित्व का बोध होता है, लेकिन एक टाइम बाद मैं उस अस्तित्व के बोध से अगर बाहर निकल गई तो मैं एक अचेतन सत्ता की तरह भी अपना शेष जीवन गुजार सकती हूँ। मैंने आपको बताया था कि अस्तित्ववादी दार्शनिक 2 तरीके के होते हैं। एक निरीश्वरवादी अस्तित्ववादी हैं और एक ईश्वरवादी अस्तित्ववादी हैं। ये जो ईश्वरवादी अस्तित्ववादी हैं ये कहते हैं, दोनों ही प्रमाणिक जीवन पर बल देते हैं। प्रमाणिक जीवन क्या होता है? प्रमाणिक जीवन एक ऐसा जीवन है जिसमें व्यक्ति अपने अस्तित्व से युक्त होता है। मनुष्य में, जैसे मैंने बताया, जन्म लेने से ही अस्तित्ववान नहीं हो जाता। वो किन्हीं परिस्थितियों में, वो परिस्थितियाँ वो होंगी जब वो घोर कष्ट में होता है, तब उसे अपने अस्तित्व का बोध होता है। और ये विचार से पहले की स्थिति है। पहले वो अस्तित्ववान होने का उसको बोध होता है, उसके बाद विचार की प्रक्रिया शुरू होती है। ठीक है। अब हम बात करें अगर ईश्वरवादी दार्शनिकों की या ईश्वरवादी अस्तित्ववादी दार्शनिकों की बात करें तो वो ये कहते हैं कि मनुष्य प्रमाणिक जीवन कैसे प्राप्त करेगा? जब वो अस्तित्व के बोध से युक्त होगा। दूसरा, मनुष्य अपूर्ण होता है, लेकिन वो अपने जीवन की जितनी भी तकलीफ़ें हैं जब उनको जान लेता है, उनको स्वीकार कर लेता है और ये मान लेता है कि मैं अपूर्ण हूँ, लेकिन मैं अपनी अपूर्णता को ईश्वर की पूर्णता से पूरा कर सकता हूँ। या मुझे जब अपनी अपूर्णता का बोध हो जाता है तो मैं ये मान लूँ कि ईश्वर की पूर्णता या उसको जानकर या उसमें आस्था रख के मैं अपनी अपूर्णता से उभर सकता हूँ। निरीश्वरवादी दर्शन इस मामले में थोड़ा अलग विचार रखता है। एक तो वो ईश्वर को नहीं मानता, तो वो ये कहता है कि व्यक्ति ही सारे कर्मों के लिए उत्तरदायी हो गया, क्योंकि अब उसके पास ईश्वर नहीं है जिसकी पूर्णता से वो अपनी अपूर्णता को पूरा करने की कोशिश करे या अपने कर्मों का दायित्व उस पर डाल दे, या जो भी वो भुगत रहा है उसके लिए वो ईश्वर को जिम्मेदार ठहरा दे या उसका सहारा ले ले।
ऐसा ईश्वरवादी दार्शनिकों निरीश्वरवादी दार्शनिकों के साथ नहीं है। निरीश्वरवादी दार्शनिक स्वतंत्रता पर सबसे ज़्यादा जोर देते हैं, हालांकि स्वतंत्रता पर जोर पूरा अस्तित्ववाद देता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता, किस चीज़ की स्वतंत्रता? निर्णय लेने की स्वतंत्रता। निर्णय लेने की स्वतंत्रता सबसे बड़ी स्वतंत्रता होती है। इस स्वतंत्रता से व्यक्ति कई बार घबरा कर इससे पलायन कर जाता है। हर व्यक्ति जो जन्म लेता है ज़रूरी नहीं है कि वो अस्तित्व युक्त हो, ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी स्वतंत्रता के बोध से युक्त हो, क्योंकि स्वतंत्रता के बोध से युक्त होने का मतलब है निर्णय लेने की स्वतंत्रता। कई बार व्यक्ति निर्णय लेने के बजाय समाज जिस रीति पर चल रहा है, जिस परिपाटी पर चल रहा है, उसी पर चलता है और खुद निर्णय नहीं लेता, तो वो एक मशीनी जीवन जीता है, जिसे हम कह सकते हैं कि वो एक अचेतन सत की तरह अपना जीवन गुजार देता है। कोई अस्तित्ववादी अपनी स्वतंत्रता को स्वीकार करता है, साथ ही उस स्वतंत्रता के साथ आए हुए दायित्वों को भी स्वीकार करता है। जब हम अपनी स्वतंत्रता का उपभोग करते हैं तो हम कुछ निर्णय लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारे निर्णय सफल हों, असफल भी हो सकते हैं। जब निर्णय असफल होते हैं तो उससे जो निराशा, जो तनाव, संत्रास, दुख, ये तमाम चीज़ें जब हमारे जीवन में आती है और हम उसका सामना करते हैं और उनसे घबराकर परे नहीं हटते, उनका सामना करते हुए आगे बढ़ते, तो हम ये कह सकते हैं हमें अपनी स्वतंत्रता का बोध भी है, अपने दायित्वों का बोध भी है और हम उसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कुछ दार्शनिक ये कहते हैं कि अस्तित्ववादी स्वतंत्रता का बहुत ज़्यादा समर्थन करते हैं या एक तरीके से उसका अंध समर्थन करते हैं और एक उत्कट व्यक्तिवाद पर जोर देते हैं। उत्कट का मतलब होता है रेडिकल, मूल, और व्यक्तिवाद का मतलब होता है एक ऐसा विचार जो व्यक्ति को केंद्र में मानता है, जो ये कहता है कि व्यक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण है और उसकी दृष्टि से ही जगत की व्याख्या होगी। ये व्यक्तिवाद का विचार कहलाता है बेसिकली। लेकिन अस्तित्ववादी इस बात को स्वीकार नहीं करते। वो ये नहीं कहते कि हम स्वतंत्रता का अंध समर्थन करते हैं। जैसा कि हमने देखा, मैंने बताया कि 3 तरीके की सत्ताओं को अस्तित्ववाद स्वीकार करता है, जिसमें अपनी चेतन सत्ता, अन्य की चेतन सत्ता और जड़ सत्ता। इन तीनों के मध्य क्रिया प्रतिक्रिया करते हुए एक अस्तित्ववादी आगे बढ़ता है। तो वो अपनी स्वतंत्रता को सीमित मानता है अन्य चेतन मन की स्वतंत्रता के माध्यम से, और वो ये दायित्व स्वीकार करता है कि जिस तरह अपनी स्वतंत्रता को बचाए रखने की जिम्मेदारी मेरी है, उसी तरीके से अन्य चेतन सत्ता की स्वतंत्रता को बचाए रखने की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो अन्य चेतन सत्ता को कलेक्टिवली हम कह सकते हैं समाज। तो अस्तित्ववादी समाज के प्रति और अन्य चेतन सत्ता के प्रति भी दायित्व अपना मानते हैं, स्वीकार करते हैं। ये हमने आज एक तरीके से अस्तित्ववाद के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर ली। कल से हम मार्टिन हाइडेगर, हमारे अस्तित्ववादी दार्शनिकों में सबसे पहले दार्शनिक हैं, उनको शुरू करेंगे। उसके बाद हमारे 3 दार्शनिक और बचेंगे। तो कल हम मार्टिन हाइडेगर को पढ़ेंगे। थैंक्स।